नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि अमृता राव माझ्या सोबत आहेत आणि आज विषय आहे ठाकरे या सिनेमाचा। नवाजुद्दीन, ठाकरे हा एक असा आवाज होता ज्यांनी दिल्लीसुद्धा हादरवून टाकली आणि तो आवाज साकारायला मिळणं, मोठ्या पडद्यावर ठाकरे साकारायला मिळणं किती स्पेशल आहे तुझ्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये? ऑफ कोर्स बहुत स्पेशल है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, जैसे आपने बताया कि बाड़ा साहब की आवाज़ ऐसी थी और हम फिल्म को करते वक्त हम लोगों ने इसी चीज़ का ख्याल रखा कि वो आवाज़ में वो दम भी हो जो दिल्ली तक पहुँचे, और उसमें वो मिमिक भी ना हो, कैरिकेचरिस्ट ना हो, लेकिन वो दम भी रहे जो बाड़ा साहब की आवाज़ में दम था। तो पूरी कोशिश की गई है, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि फ़िल्म को, क्योंकि बाड़ा साहब तो रियल लाइफ में ही हीरो थे, हम उसको 2.5 घंटे में तो नहीं समा सकते। उसके लिए तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम चाहिए था, बट हमने कोशिश की है कि 2 घंटे में आपको वो फिल्म वो एक स्टैंडर्ड, एक लेवल भी आप देख सकें और वो एंटरटेन भी कर सकें आपको। अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ, देश के गृह मंत्री मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला? मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देगा। अमिताभ बच्चन असेल, अभिषेक बच्चन असेल, इरफान खान असेल, अनेक नावांचा विचार झाला आणि मग नवाजुद्दीन सिद्दीकी या नावावर संजय राऊत सर थांबले। त्यांनी तुम्हाला बोलवलं होतं, उन्होंने आपको बुलाया था और बोला था कि ये फिल्म है, तो आपने बोला था कि कौन सा भी किरदार मैं करना चाहूँगा, और उन्होंने कहा कि ठाकरे ये किरदार है जी। तो वो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? ऑफ कोर्स मेरा रिएक्शन तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ठाकरे फिल्म में कोई रोल मुझे दे रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि आप ठाकरे आप करेंगे। तो उस वक्त पे आई थिंक मेरी लाइफ का बहुत बड़े खुशी का वक्त था वो। और क्योंकि क्या होता है कि एक्टर को जब चैलेंजिंग रोल दिया जाता है उससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती, बट एट द सेम टाइम नर्वसनेस भी थी कि कैसे किया जाए, कि कैसे जस्टिस करूँगा इतने बड़े हीरो को, क्या कैसे होगा। तो बट थैंक गॉड, थैंक्स टू राव साहब कि उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी बहुत प्रिपरेशन के दौरान, और हमारे डायरेक्टर अभिजीत पान से जिस तरीके से उन्होंने माहौल बना के इस फिल्म को अप टू द मार्क करने की कोशिश की है वो कमेंडेबल थी। अमृता राव आपल्याला मीनाताई ठाकरेंच्या रूपात दिसणार आहे। तर अमृता, आपने अलग अलग किरदार किए हैं, लेकिन मीनाताई करना जो रियल कैरेक्टर था और बहुत इंस्पायरिंग था, तो वो करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और कितना स्पेशल रहा ऑफकोर्स? एक्चुअली हाँ, ये पहली बार ऐसा है कि मैं एक लिविंग पर्सनालिटी पे मतलब वो थी, और ऐसा रोल मैंने कभी किया नहीं है। सारे मेरे रोल्स फिक्टिशियस रहे हैं, कोई उसमें ये नहीं रहा है कि एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मुझे लगता है जब आप एक अलग जिम्मेदारी होती है जब आप ऐसा कोई रोल करते हो, और ख़ास करके आपको पता है कि उनके परिवार वाले हैं, इतनी बड़ी ठाकरे फैमिली है, उनका इतना नाम है, एक पहचान है। तो ये बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और रोल की तैयारी करते वक्त मतलब मैंने एक बार सोचा भी कि क्या मुझे ठाकरे फैमिली से मिलना चाहिए, स्पेशली उद्धव जी, क्योंकि मैं उनके मदर का रोल प्ले कर रही हूँ। और फिल्म में आप देखेंगे कि यू नो लाइक द किड्स आर लाइक यंग। हाँ, सो बट फिर एक बार सोचा कि अपना एक रिसर्च करके देखते हैं, फिर अगर ज़रूरत लगे तो वहाँ तक जाएंगे। लकीली ज़रूरत मतलब उसकी नौबत नहीं आई। रिसर्च बहुत ही हां, म्हणजे मला एक इंटरव्ह्यू सापडला बालासाहेबांची जी धाकटी बहीण आहे, मिसेस संजीवनी करंदीकर, त्यांचा इंटरव्ह्यू सापडला आणि तो मराठीमध्ये होता। आणि त्या इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी एकदम म्हणजे ब्रीफली वर्णन केलेलं की मीनाताई कशा होत्या। तर तो माझा तो धागा होता ॲक्च्युली, आणि एकमात्र धागा होता। बाकी सगळे माझ्याकडे फोटो रेफरन्सेस होते, पण ती एक मॅच्युअर रोल बाई होती, म्हणजे एक मॅच्युअर, आणि फर्स्ट टाइम यू विल सी मी प्लेइंग। नक्कीच, कारण अमृताला आम्ही नेहमी एका गोड अशा कॅरेक्टरमध्ये पाहिलेलं आहे, कॉलेज आणि असं तसं, म्हणजे पहिल्यांदा एका आई आणि एका बाईची भूमिका ना, ती अजूनही एव्हरग्रीनच दिसतेस, तशीच गोड दिसतेस। हो, पण माझ्यासाठी हा वेगळा होता की तो एक म्हणजे मॅच्युअर झोनमध्ये जायला, आणि ते साडी आणि खूप मोठी वेणी आणि मोठी बिंदी,
वेगळं होतं. आणि मीनाताई आणि बाळासाहेबांचं नातं या सिनेमात कसं पाहायला मिळणार आहे? मला वाटतं म्हणजे मी जेव्हा त्यांना त्यांचे फोटोज पाहिले तेव्हा मला असं वाटलं की इतक्या यंग एजमध्ये त्यांचं म्हणजे दे गॉट मॅरिड. तर एक म्हणजे एक फ्रेंडली एक दोस्त थे वो लोग ज़्यादा. एक दोस्ती थी उनमें बहुत जो बहुत एंड तक चली. माझी, मंटो आणि ठाकरे बायोपिकच्या या सगळ्या लाटेमध्ये ठाकरे टफ होता का साकारायला हा रोल? काय वाटतं? ऑफ कोर्स हर रोल अपनी अपनी जगह पे टफ होता है, बट स्पेशली बाला साहब का रोल तो मतलब एक्सट्रीम था और उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो एक्टिंग में 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है. जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा है 4 प्रकार के अभिनय होते हैं: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य. आप स्पीचेस तो ठीक है आपने प्रैक्टिस कर ली है ना, और मेकअप मैंने आपका मेकअप कर दिया, कॉस्ट्यूम ने कॉस्ट्यूम दे दिया आपको, इसमें आपका वो तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए. बट जो सात्विकता होती है, जो सात्विक अभिनय होता है, वो बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड होता है. बहुत डायरेक्टर भी आपको बता देता है कि ये चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि बाला साहब कैसे थे, बट अल्टीमेटली उसको उतारना अपने अंदर वो आप ही की खुद का ही एक पर्सनल जर्नी होती है, जिसको उसके लिए वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है. एक्चुअली एक्टिंग के पार्ट में सबसे डिफ़िकल्ट अगर है तो उसकी सात्विकता, वो ट्रूथफुल लगे, जो आप बोल रहे हैं वो लगे कि हाँ कि ये बाला साहब ही बोल रहे हैं. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो मिमिक्री ना हो, कैरिकेचरिस्ट ना हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है. तो इसमें बहुत सारी चीज़, इसके ऊपर आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. स्पीचेस सपोज़ मैंने याद कर ली, वो तो कोई भी याद कर लेता है ना, और स्कूल कॉलेज के लड़के तो उनकी तो बहुत अच्छी मेमोरी होती है, वो तो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, है ना. तो बट उसको वो एक इम्प्रेशन देना कि हाँ जो ये बोल रहा है ये वाकई बाला साहब ही बोल रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा टफ टास्क होता है एक्टर के लिए, और आई थिंक वही सबसे डिफिकल्ट भी था मेरे. आणि मराठीत मात्र जो सिनेमा असणार आहे तर आता आवाज कोणाचा आहे हा प्रश्न अनेकांना पडलाय. तर काही त्याबद्दल कळलंय? कारण तेव्हा संजय राऊत सर म्हणले होते की आम्ही विचार करतोय आवाज बदलेल कदाचित. हाँ, आवाज़ का ये होता है कि चूँकि ऑफकोर्स पूरा जो मराठी जितनी स्पीचेस थी जो पूरा मैंने किया है उसका, बट प्रोनाउंसिएशन मुझे लगा कि कहीं थोड़ी सी एक नुआंसेस होता है ना, एक जो एक हर एक इंसान के एक नुआंसेस होता है, बहुत ही लोकल नुआंसेस होता है. अगर वो नुआंसेस मैंने थोड़ा सा भी मिस किया तो लोग क्या है कि सिर्फ उसी पे फोकस कर लेंगे और उसी को लेके क्रिटिसाइज़ करेंगे. तो वो रिस्क मैंने नहीं लेना चाहा, क्योंकि सपोज़ जैसे मैं अब हरियाणा के आसपास का रहने वाला हूँ, मैं यूपी का, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पे है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, अरे क्या करना लग रहा है भाई. अब इसको आप कितना भी मैं किसी भी दूसरी क्षेत्र के दूसरी स्टेट के किसी आदमी से बोलूँ कि इस तरह बोलो, तो वो बोलेगा अरे क्या करना लग रहा. बट एक्चुअली तो डायलॉग अरे क्या करना लग रहा से भाई ये जो है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो जो लोकल नुआंसेस होते हैं वो पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. अगर वो उसमें थोड़ा सा मैं मिस हो जाता, उस पर मैं नहीं चाह रहा था कि लोग सिर्फ उसी पे फोकस करें. मैंने इतनी मेहनत की है उसको मतलब अपने अंदर उतारने की कोशिश की है रोल को, और सिर्फ इसी एक चीज़ पे बाहरी चीज़ की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वाचिक, आहार्य और आंगिक, ये बाहरी एक्टिंग होती है. सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने जो अडेप्ट किया है सात्विकता, जिस ट्रुथ के साथ मैंने कोशिश की दिखाने की, उस पे फोकस ना जाता, तो मैंने अवॉइड किया इस चीज़ को कि नहीं ये वही करेगा जो बिल्कुल. जैसे जनता की अदालत बाला साहब मानते थे, जनता के नेता थे वो, आज के दौर में ऐसे बाला साहब जैसे वो दिलदार भी थे और ललकार भी थे, और जैसे उनकी मतलब आर्टिस्ट से भी उनका बहुत एक अच्छा सा रिश्ता रहा है, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने कला को, आर्टिस्ट को, तो वो भी शायद इस मूवी में दिखाई देगी. बिल्कुल. और देखा जाए तो वो अंदर से आर्टिस्ट ही थे, और एक बार आर्टिस्ट आप हो जाते हैं ना तो पूरी ज़िंदगी आर्टिस्ट ही रहते हैं आप, भले ही आप कुछ भी कोई दूसरा काम करें. और ये ख़ास बात मैंने दो स्टेट में मैंने देखी, बंगाल और महाराष्ट्र में. अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर भी हैं ना,
लेकिन आपके अंदर एक आर्टिस्टिक वो रहता है आपके अंदर। हाँ, तो जैसे बड़ा साहब थे तो हमेशा जब भी बात करते थे, कुछ भी बात करें, लेकिन हमेशा उसमें एक्टिंग का या आर्टिस्ट का एक पुट ज़रूर होता था, यू नो। जैसे स्पीचेस दे रहे थे, किसी की मिमिक्री कर दी, पॉज ले लिया, तो वो सारी चीज़ें वो जानते थे क्योंकि आर्टिस्ट थे। और जैसे की मतलब नवाज हमेशा जाती धर्माच्या पलीकडे तुम्ही नेहमी बोलता की जात धर्माच्या पलीकडे, जात और धर्म के अलावा एक आदमी के तौर से आपको देखा जाए, ऐसे आप हमेशा बोलते हैं, इसके बारे में आप हमेशा बोलते भी हैं। और इस जैसे ऐसे कैरेक्टर जब सामने आता है तो हिंदू मुसलमान के परे एक एक्टर के हिसाब से आपको देखा जाए, ऐसे आप एक्टर आर्टिस्ट होता है, और हम लोग आर्टिस्ट हैं, और हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमें हर धर्म की, हर स्टेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हम लोग इन सब के ऊपर उठ के हमें देखना चाहिए जो, और फिल्म जो होती है फिल्म की तरह होती है, फिल्म को फिल्म की तरह ही देखना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें तो, और थोड़े अपने से दिमागों को ना खोलना चाहिए, क्योंकि फिल्म है, फिल्म हर तरह की फिल्म बनती है, हर तरह का नवार, हर तरह के जॉनर की फिल्म बनती है, उसको एंजॉय, अगर फिल्म अच्छी है तो आप तारीफ़ करते हैं, अब फिल्म बुरी होती है, किसी भी जॉनर की फिल्म हो, कैसी भी फिल्म हो, तो उसकी आप फिल्म अच्छी नहीं हो तो उसकी बुराई भी होती है ना। तो बट फिल्म को फिल्म की तरह लेना। तुरंत किसी बायोपिक पे आप जम करोगे या थोड़ा रुकोगे? नहीं, देखिए क्योंकि ऑफर्स तो बहुत आते होंगे। आज मैं अगर सूफी संत का रोल कर रहा हूँ, हो सकता है कल को डकैत का रोल करूँ, तो पर ये मेरा तो ऐसा, बायोपिक मैं कोई अपनी गुडी इमेज नहीं रखना चाहता हूँ, है ना। एक्टर की कोई इमेज नहीं होती, कोई फिलॉसफी नहीं होती, क्योंकि अगर मैंने एक फिलॉसफी को लेके, हाँ ये है एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी फिलॉसफी की लाइक काम करते जाओ, है ना, और किसी एक स्टिक आइडियोलॉजी को लेके स्टिक नहीं हूँ मैं, क्योंकि हर रोज़ हर कैरेक्टर से आपकी आइडियोलॉजी बदलती रहती है, और बदलते रहना, कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो आपको भी बदलते रहना चाहिए। तुरंत कोई बायोपिक की ऑफर आप स्वीकार करेंगे? और डिपेंड करता है कि कैसी बायोपिक है। पर कैसा लगता है, क्योंकि अभी बायोपिक बहुत आ रहे हैं, मतलब हर महीने एक बायोपिक आ रहा है। देखिए, एक बार टाइम आया था डाकुओं का, डाकुओं के ऊपर फिल्म बनती थी, गब्बर से। हाँ, उससे भी पहले था शेर दिल डाकू, और ये डाकू और वो डाकू। जब लोग डाकुओं से चट गए थे तो फिर एक लास्ट फिल्म आई थी आखिरी डाकू। बोले यार, हाँ नहीं, बोले यार ये तो देख ले, ये तो देखनी ही पड़ेगी क्योंकि आखिरी है, आखिरी डाकू। तो ऐसे धीरे धीरे आखिरी बायोपिक भी आएगा। आखिरी बायोपिक भी आएगी, तो उसके बोले आखिरी तो उसके आगे लगेगा नाम आखिरी डाकू, आखिरी बायोपिक। या अमृता, जैसे आपने अब तो बायोपिक के इस जोन में आप भी आई हो, तो फिर आप भी तुरंत कोई बायोपिक लेना चाहेंगे या थोड़ा रुकना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे लिए इत्तेफाक सा हुआ, क्योंकि मैंने इसके पहले जब टीवी में डेब्यू किया था तो वो भी लता जी से इंस्पायर्ड रोल था, तो वो भी एक मतलब विदाउट सेइंग इट वाज अ टेक ऑफ, सो दैट वाज आल्सो लिविंग अ रियल लाइफ कैरेक्टर इन अ सेंस, एंड नाउ आल्सो ऐसा ही हुआ है। तो बट मैं कुछ ऐसे नहीं देखूंगी कि बायोपिक का ज़माना है तो बायोपिक, मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि वो आइटम सॉन्ग सभी हीरोइन करे तो मुझे भी करना चाहिए। जो आपको लगे कि मैं ये कर सकती हूँ वही आपको करना चाहिए। तो बट कुछ अलग करना है, अभी कुछ ऐसे डार्क जोन में जाना है। जैसे नेक्स्ट सेक्रेट गेम में मैं बोल रहा था इनको कुकू का कैरेक्टर सेक्रेट गेम, डार्क जोन में आना तो आ जाओ मैडम। सेक्रेट गेम के सीक्वल में आप मुझे देखेंगे। हर जगह बोल रहा हूँ, हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ मैं इनको, सेक्रेट गेम में आ जाओ, कुकू के जैसा एक रोल करो। नेक्स्ट इनिंग वो रोल कितना कुकू होगा वो समय ही बताएगा। अमृता की नेक्स्ट इनिंग जो है कितनी एक्सपेरिमेंटल होंगी? क्या सवाल है, वाह। आई थिंक ज़रूर एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, है ना, फिर ही बनता है कि